अब हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड की। मैंने शुरू में ही कह दिया, अपने चर्चा के शुरू में ही दिलीप जी आप जुड़े हुए थे कि चलिए सरकार दोषी नहीं है अगर इस तरीके की बात आती है कि छठे चरण में बीएड वाले नहीं करेंगे, सातवें चरण में जो बहाल हुए टीआरई 1 में जो बहाल हुए हैं उसमें 18 महीने के डीएलएड वाले हैं वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन के पाठक जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, आपने सुना होगा कि जो बहाल हो गए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत होगी टीआरई 2 में। तो इस तरह की शंकाओं को, इस तरह के संशय को दूर क्यों नहीं करती है बिहार सरकार? यूपीपीएससी क्लियर करे, नोटिफिकेशन निकाले और कहे कि आपने सुन रही, क्यों नहीं कहती है? जी बिल्कुल, यही तो दिक्कत है। टीआरई 1 में भी वही हुआ, टीआरई 2 में भी यही हो रहा है। और एनआईओएस की जो बात है, तो इसमें हम बिहार सरकार को दोषी नहीं पूरी तरह बता सकते। इसमें सबसे ज्यादा दोषी एनसीटीई और केंद्र सरकार है, अगर निष्पक्षता के साथ आप बात कीजिए तो। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन भ्रम दूर कौन करेगा? संशय दूर कौन करेगा? भ्रम दूर बिहार सरकार को करना चाहिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चुप्पी साध दिया जाता है। और एनआईओएस जिस समय लाया गया था कि डीएलएड कराया जाएगा एनआईओएस से, उस समय केंद्र सरकार को और एनसीटीई को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसके लिए कोर्स है, कितने माह का कोर्स है। लेकिन कुछ उतनी एक्सरसाइज क्यों की गई? जब नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उतनी एक्सरसाइज क्यों की गई? किया ही नहीं जाना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं। या फिर जब इस समय लागू किया गया तो अभी केंद्र सरकार को और बिहार सरकार अब ये इन शिक्षकों के साथ खड़े होना चाहिए था कि नहीं, आपके सुख दुख में हम साथ है, क्योंकि हमने बहाली किया। कोई भी बहाली अगर हो रही है, उस समय जो विज्ञापन की शर्तें थी उसी के अनुसार इन लोगों की नियुक्ति हुई। इसमें अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का क्या दोष है? अगर दोष है तो उन अधिकारियों का जिन्होंने विज्ञापन निकाला, एनसीटी का दोष है, केंद्र सरकार का दोष है, बिहार सरकार का दोष है। शिक्षकों का क्या दोष है? आज भी अगर बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो जो विज्ञापन आ रहा है उसमें जो नियम है उसके अनुसार भर्ती हो रही है। अगर शिक्षक भर्ती हो जा रहे हैं अभी और 2 साल बाद कह दिया जाए कि नहीं ये तो नियम ही गलत था, तो इन शिक्षकों का उसमें क्या कसूर है? अभी पूरे देश में 14 लाख के आसपास एनआईओएस से डीएलएड वाले हैं। इनके परिवार की आज क्या स्थिति होगी? 14 लाख तो अभ्यर्थी है, उनके परिवार कितने होंगे? और जो शिक्षक बन चुके हैं उनपे क्या हाल हो रहा होगा? ये सरकार को भी सोचना चाहिए, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनसीटी हो। और अभी भी केंद्र सरकार अगर गजट में शामिल कर दे इस चीज को तो रास्ता निकल सकता है। केंद्र सरकार के पास है इसका पावर, क्योंकि अभी हमने अभ्यर्थियों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर डिसीजन दिया है कि केंद्र सरकार ने इसको गजट में शामिल नहीं किया। बिहार में भी कोई चीज हुआ था कि सरकार ने उस चीज को लागू कर दिया लेकिन गजट में शामिल नहीं किया। इसके चलते पटना हाईकोर्ट ने उस बहाली को कैंसिल कर दिया था, उसने आमिर बहाली में उस पूरे नियमावली को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार ने गजट में शामिल नहीं किया। यही गलती केंद्र सरकार ने किया, एनआईओएस से डीएलएड तो करवा दिया लेकिन गजट में शामिल नहीं किया। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि उसको गजट में शामिल कीजिए और इन शिक्षकों के साथ आप खड़े रहिए कि आपने नियम बनाया, आपके नियम के तहत बहाली हुई तो आपको शिक्षकों के साथ खड़े होना चाहिए। और केंद्र सरकार के पास तो पावर है ना, वो अध्यादेश ला सकती है केंद्र सरकार, चाहे वो बीएड का मामला हो, डीएलएड का हो, एनआईओएस का हो। लेकिन यहाँ पे बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी और पूरे देश की बात कर लीजिए, एक स्वच्छ ईमानदार शिक्षा नीति की कमी रही है और इसके लिए कोई नेता, कोई पार्टी पहल नहीं कर रहे हैं और जिसका खामियाजा समय समय पर देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है दिलीप जी। चलिए सौरभ जी, एनआईओएस के मुद्दे पर अपनी बात रखिए संक्षेप में। मैं आता हूं। निश्चित रूप से राजेश सर, जैसा कि फैसला आया है एनआईओएस के मामले में कि जो 18 महीने की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उसको उसकी मान्यता समाप्त की गई है 36 महीने की डिग्री। तो बिहार सरकार तो पता है कि बहाली में भी हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन कर लिए और उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है। और रही बात कि लगातार एनआईओएस वाले कई लोग हैं, सैकड़ों लोग जो फोन करते हैं, सेकेंड फेज की बहाली में भी बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, एक नोटिस जरूर आया था एडमिट कार्ड निकालने के समय में कि डीएलएड वाले जो है एनआईओएस से जिन्होंने किया है उसके लिए ये परीक्षाएं उचित नहीं होंगी, आगे भी हो सकता है। तो सीधी बात है कि प्रथम फेज की बहाली में क्या होगा। हाँ, ये बात सही है कि एसीएस के पाठक ने एक जरूर प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, एक वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि आप कुछ नहीं होगा। हाँ, बयान दिया तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार। चलिए, सौरभ से कनेक्शन टूट गया है, मैं दोबारा सौरभ जी आपके पास आता हूं। ठीक है, कनेक्शन टूट गया है। चलिए, हमारे साथ 2 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, गुंजन और अमरजीत। मैं आता हूं सौरभ दोबारा आपके पास, कनेक्शन की दिक्कत है। गुंजन जी, जब आप फॉर्म भरते हैं, एलिजिबल होते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि आप योग्य नहीं है, तो कैसा लगता है?
सर उस वक्त लगता है कि हमारे पास शब्द नहीं होता। मेरे साथ और मेरे पूरे परिवार को लगता है सर कि इन्होंने समय दिया, सारा चीज किया, उसके बाद सरकार ने ही करवाया और सरकार ही कह रही है कि नहीं आप उसके योग्य नहीं है। तो भैया फिर जब मेरा 18 महीना समय गया तो फिर आप वो समय का भरपाई कौन करेगा? अभी भी क्या है केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास अभी भी शक्ति है कि उसको वापस ले बजट में शामिल कर सकती है, और जो जितने भी अभ्यर्थी पे तलवार लटक रहा है उसको बचा सकती है। और ये सिर्फ अभ्यर्थी का नहीं सर, अभ्यर्थी के पूरे परिवार के साथ भावना जुड़ जाती है सर, क्योंकि एक बार आप नौकरी में हैं, नौकरी एलिजिबल है और जुड़ गए, और उसके बाद बाहर करने के बाद वो सर आप समझ सकते हैं सर क्या बीतता है उनके और उनके पूरे परिवार पे। ठीक है अमरजीत जी, परीक्षा फॉर्म भरा उस समय आप योग्य हैं, परीक्षा दी आप योग्य है, पास कर गए, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं, बाहर निकलिए। ये क्या तरीका है? कोई भी दोषी हो, बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोषी कोई भी, उससे क्या मतलब है? इसमें सर सरकार को पहल करना चाहिए, इसमें सरकार को आगे आना चाहिए और अभ्यर्थियों को बचाना चाहिए सर। इसमें तो सरकार ही पहल कर सकती है, कुछ सरकार पहल करे आगे आके और हम अभ्यर्थियों की जान बचाए। हम अभ्यर्थी एक जान जाने पर ही लगता है सर, अभ्यर्थी को अगर नौकरी जाता है तो समझिए कि जान चली गई। एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए और रोजगार अभ्यर्थियों में यही है सर कि जान चली जाती है, नौकरी जाने पर जान चली जाती है। तो जान बचाने अब सरकार के हाथ में है और सरकार की पहल करनी चाहिए। और दूसरी बात सर, अरुण चाचा अरुण यादव जी बोले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे कि कोई अतुल प्रसाद के ट्वीट को बोले हैं पूरक परिणाम का परिभाषा बता रहे थे कब से। सर पूरक परिणाम की परिभाषा के साथ साथ हम यही बोलेंगे, चाचा अतुल ने है कि एक बार ट्वीट जाकर देख लीजिए उनका कि क्या क्या ट्वीट में किए हुए हैं। अगर कुछ गलत होता है तो लाइव से बोल रहे हैं कि हम फिर से ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, लेकिन उनका ट्वीट एक बार देखा जाए। और रही बात सीट की सर, 4500 सीट किस हिसाब से सर? 10,000 तो नियुक्ति पत्र लिए ही नहीं है, तो इसके लिए 10,000 नियुक्ति पत्र लिए नहीं है। ठीक है दिलीप जी, क्या कहना चाह रहे हैं? दिलीप जी माइक को अनम्यूट करिए। दिलीप जी देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे देश में 25 साल की उम्र सीमा लिमिट है, मिनिमम होना चाहिए सांसद विधायक बनने के लिए। अभी भारत सरकार एक नियम बना दे कि सांसद विधायक बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए, कम से कम 30 साल चाहिए। अभी नियम बना दे, कल से उस नियम को लागू कर दिया जाए, और जो 25 साल में सांसद बने हैं उनको क्या सदस्यता रद्द कर दिया जाए। तो क्या ये चलेगा देश में? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ नेताओं के अपने पे आएगा तो नहीं चलेगा। नहीं, जिस दिन नियम बना उसके आगे से लागू होगा। ये तो विधानसभा का चुनाव होना ही चाहिए, पहले हो चुका है, तो उस पर कैसे लागू होगा? आज नियम बना तो आगे से लागू होगा। लेकिन यहाँ शिक्षकों के साथ, देश के युवाओं के साथ नियम आप आज बनाइए, लागू कर दीजिए 2 साल पहले वाली बहाली पे। क्या चल रहा है देश में भाई? क्या चल रहा है? बिल्कुल इसका जवाब देना होगा। ये कौन देगा जवाब? सही, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल अगर एक भी व्यक्ति की अगर नौकरी जाती है तो उसके पास अब कुछ नहीं बचता, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 4 साल से वो नौकरी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई बंद कर रखी है, अब वो क्या करेगा बताइए? आप उसकी नौकरी ले लेंगे तो? सही बात है, बिल्कुल। डॉक्टर संजय, मैं आता हूं प्रीति जी आपके पास भी और अरुण जी आपके पास भी। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये NIS का जो मामला है, अरे मैं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां कहते भी हैं कि कानून अंधा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कानून आंकड़ों से चलता है, तथ्यों से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। चलिए, उनके सामने डॉक्यूमेंट आया, फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसका जो आप कहते हैं कि जो जिस तरीके से उसको लागू करना है, ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है। उनको ये सोचना होगा कि जब डिसीजन आ जा रहा है तो 5 साल 10 साल पहले ये लागू कैसे होगा, और अगर लागू होगा तो फिर उनका क्या होगा जिस पे ये लागू कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, देखिए 2 पक्ष को समझना होगा। लेजिस्लेटर जो कानून बनाता है और कोर्ट, चाहे वो जिला का कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो इंटरप्रेट करता है। जो भी आप बनाते हैं कानून, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, और इंटरप्रिटेशन के अनुसार जुडिशियरी जो है वो अपना निर्णय देता है, और उस निर्णय को माना जाता है कि आफ्टर इंटरप्रिटेशन जो इनका डिसीजन है वो मान्य होगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, एक डिसीजन आया है, आप जिनको नौकरी दिए 18 महीने की ट्रेनिंग पर, आप इसको लाइए ना, छोटी छोटी चीजों के लिए आप कैबिनेट कर लेते हैं, पार्लियामेंट में बिल पास करा लेते हैं, उसको एक्ट में परिवर्तन करा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि 18 महीने की ट्रेनिंग काफी नहीं है एक योग्य शिक्षक बनने के लिए,
तो 36 महीने का ट्रेनिंग आप करा लीजिए, कहिए कि ठीक है बाद में हम ट्रेनिंग करा लेंगे इनका। देखिए सरकार चाहेगी तो प्ली लेने के उनके पास बहुत सारे स्कोप है। अगर उन शिक्षकों के बारे में कहीं से कोई वर्डिक्ट आया कि 18 महीने के ट्रेनिंग वाले, वो केंद्र का ही मामला है, वो योग्य नहीं है, 36 महीने वाले योग्य होंगे, तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि नहीं है कि आप ट्रेनिंग करा लीजिए? सुप्रीम कोर्ट में आप प्ली डाल करके कि भाई हम इनका रेस्ट जो ट्रेनिंग है वो हम करा लेंगे, लेकिन इनको हम नौकरी से क्यों? डीएलएड करा लीजिए, आप फ्रेश डीएलएड करा लीजिए 2 साल का, कम से कम नौकरी बची रहने दीजिए। इसी बिहार के गांधी मैदान में वो दृश्य मैंने देखा है, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, इसी बिहार में हुआ है, और ट्रेनिंग बाद में कराई गई, इसी बिहार में हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई आपको टीचर को क्या देना है? ट्रेनिंग ही देनी है ना। उनके जो ट्रेनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अनुसार वो चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे, कैसे वो काउंसलिंग करेंगे, कैसे वो आउटपुट देंगे, कैसे वो आचरण करेंगे, टीचर ट्रेनिंग है क्या? वो चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, उस ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज को तो सरकार जब चाहे वो ब्रिज कोर्स के तौर पर करा लेगी बीच में भी, और वो शिक्षक पढ़ाते भी रहेंगे, आपके बच्चों का भी नुकसान नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं, इतनी नियुक्तियों के बाद भी 3.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है। रिटायरमेंट होते गए 7.5 लाख शिक्षक चाहिए, 13 करोड़ की आबादी 14 करोड़ की हो गई। टीचर स्टूडेंट रेशियो जरा देख लीजिए बिहार का। तो भाई जो शिक्षक आपको मिल रहे हैं, इसके लिए अगर सरकार, मैं सरकार का मतलब वो मत अरुण जी समझ लें कि हमारी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जी जो है वो बड़ा ही कॉन्शियस व्यक्ति है, तो हम इनके सरकार के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं हर सरकार तारीफ कर रहे हैं आप। मैं हर सरकार के बारे में बोल रहा हूं कि अगर सरकार, ये बच्चे जो है, ये अभ्यर्थी जो है, ये बिहार के, ये कहीं दूसरी जगह के नहीं, आप ही के परिवार के लड़के हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अगर उस समय वही प्रोविजन था कि 18 महीने का ट्रेनिंग लेकर के आप डीएलएड से हो सकते हैं डिग्री से लेस, तो हमने वही किया। अगर उस समय 36 महीने का प्रोविजन होता तो हम 36 महीने की डिग्री लेते। तो जो प्रोविजन था एनआईओएस का, हमने उसी के तहत इसको किया। अब करने के बाद जब हमें जॉब मिल गया, हम काम कर रहे हैं, तो एक मेरी परीक्षा ले लीजिए, और बीच बीच में ट्रेनिंग का जो पार्ट लगता है कि 18 महीने में पूरा नहीं होता है, उस ट्रेनिंग को पूरा करा लीजिए, तो आपको शिक्षक भी मिल जाएंगे। और इन अभ्यर्थियों के मन में जो शंका है, या जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनके मन में एक भय है, तो जो बार बार गजट की बात की जा रही थी, ये गजट कौन लाता है भाई? ये गजट को सरकार ही लाती है ना। तो जब लेजिस्लेटर आप हैं, हर चीज को आप कैबिनेट में आप तय करते हैं, कैबिनेट उसको पास करती है, पास करा लीजिए कैबिनेट में ना। गवर्नर साहब उस पर साइन नहीं करेंगे तो फिर उंगली उठाई जाएगी कि भाई इसको आप एक्ट तो बनने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा, और कई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिस पर कि पार्लियामेंट ने अलग तरीके का निर्णय लिया, और पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है वो सुप्रीम बॉडी है, लेजिस्लेचर उसका है, कानून वो बना सकती है। तो अगर आप फिर कोई कानून बना लीजिएगा, बहुत होगा, कोई रिव्यू में जाएगा, लेकिन इन बच्चों का भविष्य तो बच जाएगा। मेरा ये कहना है, मेरा किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है कि कौन क्या है, नहीं है, अच्छे हैं कौन बुरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो आशंकित है, इनकी आशंका को दूर करने का यही उपाय है कि रेस्ट ट्रेनिंग का पार्ट नौकरी पीरियड में अलग अलग तरीके से इनसे करवा लिया जाए, लेकिन इनको उससे वंचित न किया। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की बात से देखिए मैं भी सहमत हूं, और ये बात कहनी चाहिए, बिहार सरकार को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कह देनी चाहिए, कानून के जानकारों से सलाह लेकर के, तो जो विद्यार्थी जिनकी नौकरी हुई है ना, उनके मन से संशय दूर हो जाएगा। चलिए प्रीति जी, एक बात जो अरुण जी बार बार, मैं आ रहा हूं अरुण जी, अब मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अपनी बात कह लीजिए अरुण जी, अपनी बात कह लीजिए संक्षेप में, फिर मैं आऊंगा आपके पास। चलिए अरुण जी। और संजय सर सही बोले, सरकार को गजट लानी चाहिए। दोनों मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा, आपने भी कहा कि बिहार सरकार को संचय दूर करनी चाहिए इस तरह की नोटिस जारी करके। आज जो 22,000 से अधिक हमारे बीएड जो नौकरी कर रहे हैं छठे चरण के दौरान, जिनका नियुक्तियां हुआ, आज क्यों उनमें भी तो बीएड करने के बाद जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की बात थी, ब्रिज कोर्स उसमें था, उसी के तहत उनको एंट्री मिली थी। फिर कोर्ट, तो एक ही उपाय है ना, केंद्र सरकार को इस पर
गंभीरता से बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार सुने तो उसे तो नौजवानों और युवाओं के भविष्य से कोई मतलब है नहीं, खिलवाड़ करना है। देखिए बार बार अभी भी बिहार सरकार के ईमानदारी, और हम तो थैंक्स देना चाहते हैं, जान रही है बिहार सरकार। आ रहा हूँ सौरभ जी, आ रहा हूँ बात। आखिरी दम तक बिहार सरकार चाह रही है कि बच्चों को नौकरी मिले हर हालत में। लेकिन केंद्र सरकार को क्यों इतनी नाराजगी, क्यों दुश्मनी है युवाओं से, समझ में नहीं आता है। आज कराने के सवाल पे ना ये 22,000 नौकरी जाने वाला है, फिर छठा चरण में जो भी है अभ्यर्थी 2 साल से, तो कब डिसीजन लेंगे सरकार? प्रीति जी, मामला जो है मेरा सवाल प्रीति जी से के कारण ये मामला और नौजवानों को आज जी राजेश जी मैं आ रहा हूँ। प्रीति जी ये जो, हाँ ठीक है अरुण जी, मैं आता हूं दोबारा। ये जो बार बार अरुण जी कह रहे हैं केंद्र सरकार को करना चाहिए, और एक बात और उन्होंने पहले कहा था, इसका भी जवाब आप दे दीजिए प्रीति जी। उन्होंने कहा कि अब वो दिन गए जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, अब तो बहार है नौकरियों की, हर फील्ड में नौकरी निकल रही है। प्रीति जी सीधा आप पे इशारा था कि जब आप सरकार में होते थे बिहार में तो नियोजित शिक्षक बहाल। पहले राजेश जी मैं ये बताऊं कि शिक्षक की जब हम नियुक्ति करते हैं तो यह एक जो राष्ट्र निर्माता होते हैं उनको हम चुनने जा रहे हैं। तो आप यह बताइए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इस संबंध में जो फैसला लिया है, जो कि 18 माह के ऊपर 2 वर्ष का कोई भी जो डिप्लोमा जो कोर्स करेंगे वो तो ज्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। लेकिन अब बात है कि कोई भी जब शीर्ष अदालत जब कोई फैसला ले लेती है उसके बाद ही वो कोई कानून बनता है, उसके बाद वो लागू होता है। जैसे कि नगर पालिका अधिनियम, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में यह फैसला लिया गया था उसके अधीन कि जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कब? 2007 के बाद से, यानी कि जो पूर्व में जो बच्चे हो गए थे और कुल मिलाकर 3 थे तो भी चुनाव लड़ सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब बिहार सरकार को तटस्थता के साथ, दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए, और जो फैसला जो अब आया है उसके पहले जो ऑलरेडी एनआईओएस से जो डिप्लोमा लिए हुए थे डिग्री का, उनको कंटिन्यू करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो शिक्षक हित में अपनाई जानी चाहिए, और यह उनके हित में होगा, शिक्षकों के हित में। और आगे जो भविष्य की बात है तो ये सर्वविदित है, अभी सबों को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक याचिका कर्ता के सुनवाई के दौरान ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया। और सही बात है, जो एनसीटी की बात कर रहे थे अरुण जी, तो एनसीटी ने अगर आप 2 वर्ष की डिग्री को अगर मान्यता दी है तो उसमें से तो 18 माह में कोई कोर्स कर रहा हो, कोई आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हो, कोई क्लासरूम में जाकर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें फर्क होता है। अभी तक कितने सारे ऐसे देश में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर घर बैठे लोगों को डिग्रियां मिल जाती हैं, और आप ही के शासनकाल में डिग्रियों पर नौकरियां मिली, क्या हश्र हुआ उनका। और जो शिक्षा की तस्वीर जो बिहार की जो सब पूरे देश में जो खराब मैसेज गया शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब आपकी सरकार की ही देन है, जहां पर डिग्रियों के आधार पर नौकरियां बांटी गई। तो उस डिग्री का भी ख्याल रखिए। और जब कोई कानून बनता है और जब कोई शिक्षक नियुक्ति में, चूंकि शिक्षक कहा जाता है कि टीचर्स आर रियल बिल्डर ऑफ द नेशन, तो उन शिक्षकों को जिनके ऊपर पूरे भविष्य की जिम्मेदारी होती है उनको लेकर यदि जो सबसे, अरुण जी आप 2 मिनट शांत रहिए ना, मैंने आपकी बातों को सुना। सुन लीजिए अरुण जी, बस अब खत्म हो गया, टाइम ज्यादा नहीं है। 1 मिनट में प्रीति जी, 1 मिनट में बात रखिए, प्रोग्राम का टाइम नहीं है हमारे पास। बता रही हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सरकार को, बिहार सरकार को अब इसके लिए सोचना चाहिए और जो भी मार्ग अपनाए जाने चाहिए, चाहे वो अपने कैबिनेट में डिसीजन लेकर उसको अधिसूचित करके, जो भी जैसे संभव हो माननीय न्यायालय की शरण में जाकर, लेकिन जो पूर्व में जो यह डिग्रियां धारी जो भी है, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनको यथावत रखा जाना चाहिए। और आगे जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है वो तो आगे वैलिड होगा ही, वो ऑब्वियस है। और सबसे अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि नौकरियों की भरमार नहीं, आप लोगों को पंगु बना रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। 1,20,000 का दावा करके आप 90,000 भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी कई लोग पूर्व नियोजित शिक्षक को ही आप हाथ में जो है डिग्रियां थमा रहे थे, नियुक्ति पत्र थमा रहे थे। इसलिए यह बोलना आप बंद करिए, और केंद्र सरकार सबों के लिए सोचती ही नहीं है, सबों के लिए कर भी रही है, इसलिए बिहार में ही आपको सोचने की आवश्यकता है। जी राजेश जी, चलिए अरुण जी, मैं आता हूँ आपके पास, कार्यक्रम को खत्म करेंगे, उससे पहले सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी, निश्चित रूप से राजेश सर, आज दोनों जो आपके मुद्दे थे, हम लोग के मुद्दे
काफी गंभीर विषय है। एनआईओएस डीएलएड के मामले में निश्चित रूप से बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए कि प्रथम फेज की बहाली में जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं डीएलएड वाले, उसके लिए क्या रास्ता है या खत्म हो गया है, इसके बारे में नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले। और सबसे प्रमुख मांग, जिसके लिए आज ही नहीं हम लगभग महीनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, बीपीएससी ऑफिस गए और लगातार आज भी हम बैठक ही किए थे। तो बैठक के माध्यम से हुआ है कि एनी हाउ 4300 4800 रिजल्ट शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। हम लोगों को जो पूरक परिणाम है 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है, तो सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। और बीपीएससी चेयरमैन सर जो कह रहे थे, ट्वीट कहे थे 25 अक्टूबर के दिन कि हम देंगे रिजल्ट, आपकी दोनों बातों पर हम भरोसा करते हैं। या तो ये आपकी दोनों बात सही है या आपकी दोनों बात गलत है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन सर स्पष्ट कर दे। लेकिन ये जो टाल मटोल का खेल चल रहा है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे सर। निश्चित रूप से आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम लोग की बिल्कुल जायज है। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो। निश्चित रूप से अरुण जी ठीक है अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कुछ तो भरोसा देके जाइए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। कभी भी निकल सकता है, कभी भी हो सकता है। डिबेट से आप हम लोग ऑफ हैं, हाँ पता चला निकल गया। क्या बात है, चलिए करने की बात नहीं है, निश्चिंत रहें। तो ये किसी की डिमांड और किसी के आग्रह पर थोड़े विभाग निकालेगी या सरकार निकालेगी। सरकार का प्रण है, विभाग का प्रण है, उन्होंने ही तो कहा है। किसी ने उनके पास जाके मांग किया था क्या, हमें इस तरह का पूरा परिणाम दे दीजिए। ये तो आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और जहां तक और मामले हैं, ये 2 मामले केंद्र से जुड़ा हुआ है। अब जो बीएड अभ्यर्थियों वाला मामला है या फिर ये आपको एनआईओएस वाला, ये तो सेंट्रल के दायरे में पूरे देश का ये सवाल है, पूरे देश का सवाल है। इस पे तो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को गंभीर होना चाहिए, या फिर जैसे हमारे क्रांतिकारी बिहार के नौजवान शिक्षक नेता, छात्र नेता, सबको एक बार हुंकार भरनी चाहिए। बिहार सरकार के बारे में चिंता मत करिए, हम लोग बिहार के नौजवानों के भविष्य के सवाल पर विपरीत भी जो कदम उठाना होगा उठा लें। निश्चित रूप से अरुण जी, हम लोग हुंकार भर रहे हैं। ठीक है, रेलवे का रेलवे का वैकेंसी निकालने के लिए हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है। निश्चित रूप से सर, अब समय नहीं अरुण जी, कंप्लीट करिए, कल किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे। ठीक है, नौजवानों को एक बार हुंकार